हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग पुनः विगत वर्ष 2022 के प्रश्न देखेंगे। जो पीछे पूछा गया प्रश्न है, यह सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीडीपी बाल विकास के सभी प्रश्न इसमें जो है व्याख्या सहित आप लोगों को बताया जाएगा। यह सॉल्व पेपर जो है 12 जनवरी 2022 का लिया गया है, जो पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक के लिए दर्शाया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या जो है देखते हैं। एक जो है सबसे पहले हम निर्देश का भी पालन करेंगे, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक नंबर में है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। एक नंबर है, जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था। 2 है, जन्म से किशोरावस्था तक। 3 है, गर्भधारण से किशोरावस्था तक। 4 है, गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था तक। तो मित्रों, बाल विकास में जो है इसमें होने वाले वृद्धि और बदलाव में जो है गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक के जो विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 3, गर्भधारण से किशोरावस्था तक। हम जानते हैं कि बाल विकास जो है मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित है। इसके अंतर्गत जो है बालकों का व्यवहार, उनकी स्थितियां, उनके समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। तो कथन ए है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्क आर है, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। कथन ए सही है या कथन ए गलत है। तो इसमें दिया गया है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो कथन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं जो है सभी का जो है विकास अलग अलग चरणों में होता है। अब कथन जो है ये सही है। आइए देखते हैं तर्क आर क्या है। तो इसमें दिया गया, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों में अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। कथन आर भी सही है। मित्रों, जो है हम जानते हैं कि बच्चों के विकास व मार्ग प्रगति का सटीकता से अनुमान नहीं लगाया जाता, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो होता है इसका जो है अलग अलग संदर्भों में इनका विकास होता है। तो इसलिए कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। एक सही होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या मतलब? एक है, समाज के रीति रिवाजों को पारित करने का एक सरल प्रक्रिया है। 2 है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। 3 है, व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। 4 है, औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो मित्रों, सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्तित्व का उचित विकास होता है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को ए है, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। बी है, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। सी है, अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। डी है, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। तो मित्रों, अमूर्त संक्रियात्मक चरण जो है इसको बढ़ावा देने के लिए जो है हमें पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, और परिकल्पना सोच को विकसित करने के लिए हाइपोथेसिस का निर्माण करने के लिए हमें समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। यह भी सही है। अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, यह कथन गलत है। यह कथन इसलिए गलत है कि जब हम छात्रों को अमूर्त समस्याएं यानी बिना
देखी गई समस्याओं को नहीं बताएंगे तो बच्चे उसके बारे में परिकल्पना नहीं करेंगे। तो इसलिए सी गलत है। तो डी देखते हैं, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। तो डी भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए बी डी। तो ए बी डी 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। तो आइए हम 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। 1 है अनुकूलन, 2 है सीखने का निकष्ट क्षेत्र, 3 है संरचनात्मक चित्रण, 4 है अग्रिम आयोजन। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, तो हम जानते हैं कि जीन पियाजे जो है मानसिक संज्ञानात्मक के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो है संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करता है। तो यह जो है अनुकूलन द्वारा समावेशन करता है। इसका सही उत्तर होगा 1 अनुकूलन। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डेस को जबकि ले वाइगोत्स्की डेस को महत्व देते हैं। अर्थात बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे किसे महत्व देते हैं और ले वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं। देखते हैं विकल्प। 1 है परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण को पुनर्वलन एवं स्कीमा में बदलाव, 3 है वेधन, अभ्यास, पुनर्वलन, 4 है उद्दीपन, प्रतिक्रिया एवं संबंध संगठन। तो मित्रों, हम जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जबकि ले वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे का मानना था बच्चे जन्म से ही जो है अपना सीखने का प्रयास करते हैं, जबकि ले वाइगोत्स्की ने जो है माना कि छात्र जो है बच्चे जो है समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 1। जीन पियाजे ने परिपक्वता को जो है माना और वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण को बच्चों के विकास के संदर्भ में माना। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। 1 नंबर है निर्देशित आदान प्रदान, 2 नंबर है व्यापक चर्चाएं, 3 नंबर है सहयोगात्मक अधिगम, 4 है दोहरा व स्मरण करना। तो मित्रों, ले वाइगोत्स्की के अनुसार जो है दोहरा व स्मरण करना यह सही नहीं माना गया है। इसलिए 7 का सही उत्तर होगा 4, क्योंकि इससे केवल रटन प्रणाली को बल मिलता है, यानी रटने पर अधिक जोर मिलता है। इसलिए इनका मानना था कि बालकों को स्वयं करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के एक भाग के अनुसार जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में काम करता है तो यह प्रक्रिया सहारा देना कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डेस पर बल देती है को नकारते हैं। तो 1 नंबर है देखभाल की नैतिकता, 2 है नैतिक आदर्शों, 3 है न्याय की नैतिकता, 4 है सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो मित्रों, 1 का सही उत्तर होगा देखभाल की नैतिकता 1 नंबर, क्योंकि कैरोल गिलिगन का मानना था कि महिलाओं की नैतिकता वास्तविक जीवन की दुविधाओं से पैदा हुई है, काल्पनिकता से नहीं। इसलिए 8 का सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 1 है बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, 2 है प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है, 3 है बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बहुबुद्धि लब्धि की संरचना प्रतिपादित की, 4 है 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। तो इसका सही उत्तर होगा 1। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, क्योंकि
वह मानते थे बुद्धि जो है एक स्वरूप न होकर यह बहुकारकीय होता है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, भिन्न होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने से ही प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। हावर्ड गार्डनर ने माना कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, जिसमें भाषागत, देशिक, शारीरिक, गति संवेगी, संगीतात्मक और तार्किक, गणितीय, अंतर्व्यक्ति तथा प्रकृतिवादी जो है बुद्धि होती है। तो आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। 1 है संकल्पनात्मक समझ पर, 2 है गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, 3 है रटकर सीखने पर, 4 है परीक्षाओं के लिए सीखने पर। तो मित्रों, राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीति NEP 2020 जो है परीक्षाओं के लिए सीखना तो सिखाती है, लेकिन सिर्फ परीक्षाओं के लिए सीखना नहीं सिखाती है और रटकर सीखने पर बल नहीं देती है और गैर संदर्भित विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करवाती। इसलिए 10 का सही उत्तर होगा संकल्पनात्मक समझ 1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए लागू किया गया कि जिसमें बच्चे तथ्य और समस्त पहलुओं को समझने में सक्षम हो सके। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है यह GDP के 6% सार्वजनिक हिस्से का व्यय का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही साथ जब शिक्षा नीति लागू किया गया तो उसी समय मानव संसाधन मंत्रालय को बदलकर शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। 1 है शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, 2 है पाठ्य पुस्तकों से, 3 है अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, 4 है विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो बाल केंद्रित शिक्षण में जो है सीखना मुख्यतः विविध स्रोतों का अन्वेषण करके होता है, क्योंकि इसमें जो है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए इस शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। इसमें बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है, देखते हैं कथन और तर्क दिया गया है। कथन है कि बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क आ रहा है बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। तो इसका विकल्प देखते हैं, A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या करता है। 2 है A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। 3 दिया गया है, A सही है किंतु R गलत है। 4 है A और R दोनों गलत है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 2, A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावक को देना चाहिए, जिससे 1 है अभिभावक अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाए, मंदबुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि। 2 है अभिभावकों की अपने बच्चों के सीखने यानी क्या और कैसे के बारे में समझ बना सके। 3 है अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता है। 4 है अभिभावक अपने बच्चों की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाए। तो मित्रों, जब हम मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देते हैं तो इसमें जो है यह समझ होता है कि बच्चे पर्याप्त ध्यान दे रहे हो और उनकी कठिनाई को जो है हम दूर कर रहे हैं। तो इसमें पिता को चाहिए कि जो है वह अपने बच्चों को इस पर ध्यान दे कि वह क्या और कैसे सीख रहा है, इस पर वह समझ बना सके। इसलिए प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है, देखते हैं, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि 1 वे घर पर ट्यूशन ले, 2 उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाए, 3 स्कूल आने की उनकी रुचि कम न हो, 4 गैर संदर्भित पाठ्य चर्चा पर पालन हो। तो इसका सही उत्तर होगा 3 स्कूल आने
कि उनकी रुचि कम ना हो। जब हम जानते हैं कि जो बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है वंचित हैं, तो उस बच्चों का उचित व्यवस्था करना आवश्यक होता है। इनके लिए विद्यालयों, छात्रावास आदि की स्थापना की जा रही है। भारत में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि इन सभी बातों से छात्रों को अवगत कराए और उनको जो है शिक्षा के प्रति लगन बढ़ाए। तो यह ध्यान देना चाहिए कि स्कूल आने से बच्चे परहेज ना करें, उनकी रुचि कम ना हो। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। एक है, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। 2 है, पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। 3 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। 4 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा 1। आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। यह कौशल मूल्यांकन परीक्षण करने में जो है काम आता है। तो मित्रों, आप जो है हमारे आदर्श एकेडमी के इस चैनल पर जो है जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं वह आप तक आराम से सटीकता से पहुंच सके। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो है सीटेट जो है आदर्श एकेडमी सीटेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसका PDF मिलता है। आज की कक्षा